लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो भी हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ के आए हैं, दो सरफेस से मिलके लेंस बनता है, उनके बीच में वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, ग्लास या लेंस वाटर का भी बन जाता है, प्लास्टिक वगैरह का भी बनता है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लेकिन कंडीशन पहली है। अब टाइप्स ऑफ लेंस दो पढ़ोगे, एक कॉन्वेक्स और एक लेंस आएगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो और कोने पे से पतला हो। द लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज। वो लेंस जो एजेस पे से पतला और बीच में से मोटा है, वो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या है? वो लेंस जो बीच में से पतला हो और एजेस पे से मोटा हो, वो लेंस होगा कॉनकेव। द लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एज इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स में भी खाली एक ही टाइप का लेंस नहीं होता, वो बात अलग है कि हमें इसका कुछ यूज नहीं है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, ये तो वो लेंस है जो तुमने अभी देखा। क्यों इसका नाम मैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लिख रहा हूं? क्योंकि इसका ये सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स। इस गोले को अगर पूरा करूं तो अंदर की तरफ डेंसर पड़ रहा है, और इस गोले को अगर पूरा करूं तो इसके अंदर भी डेंसर, तो ये भी कॉन्वेक्स ये भी कॉन्वेक्स, तो नाम पड़ गया कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या है? एक तरफ से प्लेनो और एक तरफ से कॉन्वेक्स। अब है तो डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई ये भी कर रहा है, ये भी तो बीच में से मोटा कोनों पे से पतला है, तो रहेगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस ही, ट्रांसपेरेंट भी है, लेकिन कैसा? एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स सरफेस से मिलकर बना। ठीक है, नेक्स्ट कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्या है? एक सरफेस कॉनकेव हो और एक सरफेस कॉन्वेक्स। ये लेंस भी बीच से मोटा और कोने पे से पतला कर दिया। अब अगर इधर देखोगे तो गोला पूरा हो रहा है रेयर मीडियम की तरफ, इसका हो रहा है डेंसर की तरफ, तो पहला कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स, तो नाम है कॉनकेव। तीनों कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसे ही कॉनकेव लेंस भी तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला कॉनकेवो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस कैसा है? जिसके दोनों सरफेस कॉनकेव, दोनों गोले जो है वो रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे, इनके अंदर रेयर मीडियम आएगा अगर सर्कल कंप्लीट करा जाए। दूसरा प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो एक मीडियम प्लेन और दूसरा मीडियम कॉनकेव। ये भी डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, बीच में से पतला है और कोनों पे से मोटा है। तीसरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कैसा होगा? एक मीडियम तो कॉन्वेक्स और दूसरा मीडियम कॉनकेव बनेगा, और डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बीच में से पतला हो, एजिस पे से मोटा होना चाहिए, इस टाइप से कुछ। ठीक है, मेन हमें पढ़ने यही, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के नाम पे कॉन्वेक्स हम यही पढ़ेंगे, कॉनकेव हम यही पढ़ेंगे, लेकिन खाली डेफिनेशन जो दी गई है कि बीच में से मोटा और कोने पे से पतला, वो तीनों बातें सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक्शन ऑफ लेंस। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस का एक्शन कुछ ऐसा है कि कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ने वाली सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास होती है।
ठीक है, अभी कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होगा। देखो कॉन्वेक्स लेंस जैसे लेंस है, कोई सा भी लेंस है, रिफ्रैक्शन इसमें लाइट ऐसे गई, पहले रिफ्रैक्ट हुई फिर दोबारा रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्शन तो ऐसे ही होता इस सरफेस पे भी और इस सरफेस पे भी। पर हम ये डायग्राम ऐसा बना देते हैं कि भाई इसे ऐसे डालो और बीच में से यहाँ ले जाओ, दो बार रिफ्रैक्शन ना दिखा के उसके सेंटर से दिखा दो, तो डायग्राम बनाना हमें क्या पड़ जाता है, इजी। रियलिटी क्या है, रियलिटी यही, लाइट ऐसे आई, रिफ्लेक्ट हुई फिर रिफ्लेक्ट हुई। तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस का एक्शन। कॉन्वेक्स लेंस का एक्शन कैसा है, कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट रेज जो इस पे पड़ती है उन्हें क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देगा, तो इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा कॉनकेव लेंस का एक्शन, कॉनकेव लेंस उस पे जो भी लाइट रेज पड़ेंगी वो उन्हें क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। जितनी भी लाइट रेज पे जा रही हैं ये सब लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ऐसे वो बात अलग है जब उन्हें हम पीछे मानेंगे कि अगर पीछे बढ़ाते हैं तो सारी की सारी ऐसे लगेंगी जैसे एक ही पॉइंट से निकल के आ रही, लेकिन पाथ इसका ऐसा है, इधर गई और रिफ्रैक्ट हो गई, इधर गई रिफ्रैक्ट हो गई, तो इसने क्या कर दिया लाइट रेज को, डाइवर्ज। ये क्या बन गया, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस, कोई प्रॉब्लम। इसका फोकस रियल है, इधर जो है रियल होता तो इसका कैसा है, रियल फोकस। इसका फोकस कैसा है, वर्चुअल। फोकस की डेफिनेशन तो वही है, जितनी भी लाइट रेज को पैरेलल डालोगे वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां काटेगी वो फोकस होगा। तो इस लेंस का फोकस रियल, क्योंकि लेंस में इधर की सारी डिस्टेंसेस रियल ली जाती हैं, और इसका ये वर्चुअल। कोई डाउट। नेक्स्ट टॉपिक मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन हम बोलते हैं। तो डेफिनेशन वही है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला माइनस वी बाय यू, नहीं लेंस के केस में माइनस नहीं आएगा, वी बाई, मिरर में माइनस वी बाई यू था ना, लेंस में माइनस नहीं आता, प्लस वी बाई यू फॉर्मूला होता। ठीक है, तो बस मैग्निफिकेशन में इतना सही चेंज है। मैं दोबारा से साइन वगैरह की और मैग्नीट्यूड की बात नहीं करूंगा, वो सब चीज वही। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है इट मींस रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है इट मींस वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है। मैग्नीट्यूड एक से बड़ा तो मैग्नीफाइड, मैग्नीट्यूड एक से छोटा तो डिमिनिश्ड, मैग्नीट्यूड एक के बराबर तो सेम साइज। तो वो सारी बातें वही हैं जो मिरर में थी, बस एक माइनस हटा और कुछ नहीं बदला मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मिरर वाला हमने ध्यान से पढ़ ही लिया था। लेंस फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला विच शोज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वही डेफिनेशन है जो मिरर फॉर्मूले की थी, लेकिन फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। दोनों लेंस के लिए फॉर्मूला सेम, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस याद क्या रखोगे कि जी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी, ये तुम्हें याद रखना है। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैं मिरर फॉर्मूले के प्रूफ की बात करूं कि फॉर्मूला कैसे आया, प्रूफ, तो तुम कुछ इमेज फॉर्मेशन देख सकते हो। देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए केस है, 4 रूल याद रखोगे। पहला रूल, लेंस पे जितनी भी लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालोगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। दूसरा रूल, ऑप्टिकल सेंटर पे जो लाइट डाली जाएगी वो बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पे। नेक्स्ट थर्ड रूल, फोकस पे जो लाइट डालोगे, जितनी दूरी पे फोकस इधर होता है उतनी दूरी पे इधर भी हम एक पॉइंट एफ डैश मानते हैं, तो यहां डालोगे तो लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल। या ऐसा भी कह सकते हो कि जी मैंने तो फोकस पे वहां डाली थी, इस फोकस पे ही जो मेन फोकस है, तो भी लाइट रे टकरा के आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों ही रूल एक ही बात कह रहे हैं कि फोकस पे डालोगे तो
फोकस दोनों तरफ काम करेगा सेम। और पोजीशन कैसे कैसे लेनी है, ये ऑप्टिकल सेंटर एफ, बस इधर असली एफ और 2f है, तो इधर वाले को मैं एफ डैश और 2f डैश लिख दूं, बात वही है, रहेंगे फोकस और 2f। ठीक है, तो क्या केस बनेंगे 6। पहला केस ऑब्जेक्ट यहां रखा जाए और एफ के बीच में, दूसरा फोकस पे एफ और 2f के बीच में, 2f पे 2f से पीछे और इन्फिनिटी। वही मिरर वाले केस हैं, बस मिरर में सेंटर होता था, यहां सेंटर की जगह 2f आ गया। क्लियर? रूल 4 की जगह 3 रह गए, रिफ्लेक्शन वाला रूल हट गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा तो वो रूल कैसे लग सकता है। और ये टेबल है, टेबल भी कुछ ऐसी ही है जैसी उसमें पढ़ी थी हमने। इस छठे केस को हटा दो, ये 5 उल्टे हो रहे हैं। इन्फिनिटी पे इमेज, फोकस पे 2f वाला, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन 2f एंड f, एट f। फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ठीक है, ऐसे समझो कि जैसे जैसे तुम पास ला रहे हो ऑब्जेक्ट को, देखो फोकस पे तो बहुत दूर इन्फिनिटी पे इमेज बनी, इधर कहीं इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट उधर गया एफ और 2f के बीच में, तो इमेज क्या आ जाएगी 2f के इधर थोड़ा सा, यहाँ, या ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, 2f पे लोगे तो एग्जैक्ट 2f पे बनेगी, उससे पीछे गए तो f और 2f के बीच में आ गई, इन्फिनिटी पे गए तो कहाँ गई, फोकस पे। और इस वाले केस में o और f के बीच में रखा तो सेम साइड बनेगी। 6 की 6 इमेज फॉर्मेशन तुम इन 4 रूल से 3 रूल से करके देख सकते हो, सारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएंगी, ऑलरेडी तुमने 10th क्लास में कर रखी है। 10th के नोट्स मैंने ग्रुप में भेज रखे हैं, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो वहां सारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, 6 के 6 केस बना के दिखा रखे हैं, उनमें से देख लेना, तब भी नहीं होता तो कल पूछ लेना। पहली चीज तो इमेज फॉर्मेशन की हो गई। ठीक है, टेबल यहां बन रही है, कैसी बनेगी, साइज भी लिख दिया, हाईली डिमनिश डिमनिश और नेचर वगैरह भी सब लिख के दे रखा है। अब मेरे लेंस फॉर्मूले का प्रूफ समझ लो, तो मैं एक इमेज फॉर्मेशन भी साथ साथ समझा दूंगा। और तो मानो ये लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, फोकस ये 2f हो गया, इधर भी f 2f। अगर हम यहां ऑब्जेक्ट रख ले, ठीक है, लाइट जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी और यहां कहीं ये कट रही है, कहां 2f से भी पीछे, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 2f से भी पीछे इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी इमेज डिस्टेंस, ये क्या हो गई फोकल लेंथ। एफ बी प्लस में, वी बी प्लस में, यू माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, इसका नाम रख दें इमेज का, ये ऑब्जेक्ट का ए बी, जो इमेज बनी वो ए डैश बी डैश, यहां पे इस पॉइंट का नाम एच रख देते हैं। तो ट्राइंगल ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर है ए डैश बी डैश ओ के, ये ए बी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के क्या है सिमिलर, और सिमिलर है तो बाय सी पी एस टी क्या करोगे, इसकी हाइट ए बी, उसकी हाइट ए डैश बी डैश, इसका बेस बी ओ, उसका बेस बी डैश ओ। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ले लो एच ओ एफ, सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ के, इसकी हाइट एच ओ, उसकी हाइट ए डैश बी डैश, इसका बेस ओ एफ, उसका बेस एफ बी डैश। एच ओ ए बी ओ एच क्या बन रहा है, ए बी ओ एच रेक्टेंगल, ए बी ओ एच एक रेक्टेंगल है, तो यहां से ए बी और ओ एच क्या हो जाएंगे इक्वल, तो ओ एच को क्या लिख दूं ए बी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश कितना बन गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। दोनों इक्वेशन की आर एच एस इक्वल कर लो, बी डैश बी ओ अपॉन बी डैश ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। बी ओ को क्या लिखूं, या पहले तोड़ दो, सबको ओ के रेस्पेक्ट में तोड़ दो, तो इनमें तो ओ आ ही रहा है, इसमें ओ नहीं आ रहा है एफ बी डैश में, तो एफ बी डैश को लिखेंगे ओ बी डैश माइनस ओ एफ,
क्या लिखेंगे, ओ बी डैश माइनस, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दो और वैल्यू पुट करा दो। बी ओ को लिखूंगा माइनस यू, बी डैश ओ को लिखेंगे प्लस वी, ओ एफ को लिखेंगे प्लस एफ, ओ बी डैश को प्लस वी, ये एफ। मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आएगा माइनस का यू वी प्लस का यू एफ इक्वल टू वी एफ। तो यू वी इधर भेज दो, वी एफ इधर ले आओ और यू वी एफ से डिवाइड करा दो। यूवी से यूवी कट गया, वी एफ से वी एफ कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया। तो 1 एफ का फॉर्मूला आ गया 1/v माइनस 1, ये लेंस फॉर्मूले का प्रूफ है। जितने भी बिटवीन वाले केस है उनमें तुम इस फॉर्मूले को प्रूफ करके देख सकते हो, घर से कल करके लेकर आओगे। यानी बिटवीन एफ एंड ओ रख के देखना, बिटवीन ये वाला एफ एंड 2f और 2f से पीछे, तीन केस में एट वाले नहीं करना। नोट करो और बताओ कोई डाउट है तो। देखो जरा ध्यान से, तो एक बार मिरर फॉर्मूला कॉनकेव लेंस है और देख लो। तो ये हो गया हमारे पास कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के केस जो है वो दो ही हैं, और प्रूफ तो एक ही केस का होना है। ठीक है वो केस, ये ऑप्टिकल सेंटर, मान लो ये फोकस, ये 2f, इधर हम दूरी मान लेते हैं f डैश 2f डैश। तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो पूरी प्रिंसिपल एक्सिस पे, ओ से इधर कहीं भी जहां तुम्हारा मन करता हो, तो किसी भी पॉइंट पे अगर तुम ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन सब में एक सी होनी है। क्या होनी है, एक सी। ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी जैसे वो फोकस से आ रही हो। ये तो डाइवर्जी करता है ना, डाइवर्जिंग लेंस है, लेकिन तुम पीछे बढ़ाओगे तो वो फोकस पे आ रही होगी। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, इस पे लाइट डालोगे सीधी निकल जाएगी, तो जहां ये कटेगी हमेशा यही इमेज बननी है। तो ऑब्जेक्ट और इधर भी रखा होता, चाहे एक लाइट जाती वो यूं आती और एक लाइट ऐसे जाती, तो ओ और एफ के बीच में ही कटती है हमेशा। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस हमेशा ओ और एफ के बीच में इमेज बनाता, वो भी हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट। तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन का कल केस बताया था, ये टेबल, जिसमें दो ही केस है, एक इन्फिनिटी वाला फोकस पे इमेज बना देगा, दूसरा कहीं भी रख लो इन्फिनिटी और ओ के बीच में, हमेशा ओ और एफ के बीच में इमेज बनेगी, डिम्निश्ड और वर्चुअल इरेक्ट। तो कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। अब प्रूफ भी सेम ही है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ये इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ये पॉइंट हो गया एच। ठीक है, एक तो ट्राइंगल एबीओ, एबीओ सिमिलर है ए डैश बी डैश ओके बाय सीपीएसटी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ। कोई प्रॉब्लम? दूसरा ट्राइंगल ले लें ए डैश बी डैश एफ और एच ओ एफ, तो ट्राइंगल एच ओ एफ और ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ बाय सीपीएसटी एच ओ अपॉन ए डैश बी डैश, और इसका बेस ओ एफ अपॉन बी डैश ओ। कोई प्रॉब्लम? अब बी डैश एफ, ए बी ओ एच क्या है, रेक्टेंगल, और ए बी ओ एच रेक्टेंगल है, तो ए बी इक्वल टू, तो इस ओ एच को भी क्या कर दूं, ए बी, ये बनेगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ।
सबको ओ के रेस्पेक्ट में तोड़ दो, नहीं पहले इसे इक्वेशन सेकंड बना के इन दोनों की एलएचएस इक्वल है आरएचएस बराबर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बी ओ अपॉन बी डैश ओ, ओ एफ अपॉन बी डैश एफ के, इसे बी ओ को ऐसे ही रहने दें, इसमें तो ओ आ ही रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, ओ एफ में भी ओ आ गया, बी डैश एफ को तोड़ना पड़ेगा, ओ एफ माइनस बी डैश ओ या ओ बी डैश लिख दे, साइन कन्वेंशन लगा दो, अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई करें तो बी ओ क्या है यू, बी डैश ओ क्या है वी, एफ ओ क्या है एफ, सारी डिस्टेंसेस माइनस की, तो बी ओ को लिखो माइनस यू, बी डैश ओ को लिखो माइनस वी, ओ एफ हो गया एफ, ये माइनस का ये भी माइनस का एफ, माइनस माइनस का वी, ये कट गया, यू की मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस यू एफ, ये प्लस हो जाएगा प्लस यू वी माइनस वी एफ, इस यू एफ को उधर भेज दो तो यू एफ उधर जाके प्लस हो गया, यू वी एफ से पूरी इक्वेशन डिवाइड, क्या बन गया यू वी, ये हो गया 1 अपॉन एफ, ये हो गया 1 अपॉन वी, ये हो गया 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू के। बोलो कोई दिक्कत की बात लग रही हो देख लो, कुछ लिखना हो लिख लो, पूछना हो तो बताओ। देखो जरा ध्यान से कैसे करोगे क्वेश्चन, a luminous object and a screen are placed on optical bench and a converging lens is placed between them to throw a sharp image of the object on the screen, the linear magnification of the image is found to be 2.5। हमसे क्या कह रखा है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है और एक ऑप्टिकल बेंच में है, ऑप्टिकल बेंच वो होती है स्कूल में लैब में तुमने देखी होगी जिसपे वो ऑब्जेक्ट इमेज लेंस फिक्स करते हैं, उसे मूव करवा सकते हैं, उस पर इजीली मूव हो सकती है, उसमें फिर आदमी नहीं चाहिए पकड़े खड़ा होने के लिए, सब चीज पे फिक्स कर दो। और कन्वर्जिंग लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन देम टू गो थ्रू अ शार्प इमेज, शार्प इमेज बनाने के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस ले लेते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, और लीनियर मैग्निफिकेशन उस इमेज की 2.5 है। द लेंस इज नाउ मूव 30 सेंटीमीटर नियर द स्क्रीन, लेंस को स्क्रीन के पास ले गए 30 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास कहीं ऑब्जेक्ट रखा है कहीं स्क्रीन है, मैं इन दोनों चीजों को मूव नहीं करा रहा, मैं बीच में क्या रख रहा हूं लेंस, इस लेंस से वहां उसकी इमेज बन रही है, और एक बार जब इमेज बन रही है जब मैं इसे 30 सेंटीमीटर आगे ले जा रहा हूं, ये लेंस यहां पे भी इमेज क्लियर बना रहा है ना, पोजीशन P1 कह दो कि लेंस की P1 पोजीशन, और ये लेंस की दूसरी पोजीशन P2, ये दो जगह पे क्या कर रहा है क्लियर इमेज फॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत, दो पोजीशंस पे क्लियर इमेज फॉर्म हो रही है। अब क्या करें, 30 सेंटीमीटर मूव करवा दिया, पूछ रहे हैं फोकल लेंथ बताओ, तो इसके लिए ये बात समझनी जरूरी है जो अभी तुम्हें करके ही बताई है कि मानो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कि ऑब्जेक्ट है जो अभी इन्फिनिटी पे रखा है, जो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो इमेज कहां बनती है फोकस पे, तो इमेज बन गई फोकस, मैं ना इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा ना इस स्क्रीन को मूव करवा रहा, लेंस को पास ले आऊं, ठीक है, पहले फोकस पे इमेज बन रही थी, अब मैं लेंस को इधर ले आया, ये भी यहीं रखा ये भी यहीं रखा, अब भी इमेज यहीं बनी, कब जब मैंने इसे फोकस पे रखा तो इमेज कहां बनी इन्फिनिटी, लेंस को मूव करवा के इस ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पे ला दिया तो इमेज कहां बन गई फिर इन्फिनिटी। तुम देखो ये टोटल डिस्टेंस उतनी रहेगी, यहां भी इन्फिनिटी प्लस एफ है और यहां भी हो क्या रहा है, पहले u की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो v कितना था f, अब u की वैल्यू f है तो v कितना है, तो शार्प इमेज जब दो पॉइंट पे बन रही है, अगर लेंस दो पॉइंट पे शार्प इमेज बना रहा है इस पूरे पाथ के बीच में, तो वो तभी बना सकता है जब u और v इंटरचेंज हुए, वरना शार्प इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि अगर शार्प इमेज यहां बन रही है दोनों जगह से तो तभी बन सकती है अगर मैं इस डिस्टेंस को x मानूं जो भी u है, बाद वाले केस में यही क्या बन जाएगी v, पहली पोजीशन पे जितना u था दूसरी पोजीशन पे अगर उतना ही v कर दिया तो इमेज क्या बनेगी शार्प।
ठीक है, शार्प इमेज बनाने की ये कंडीशन। क्या करें, लेट कर लें ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम लेंस इनिशियली, कभी इनिशियली जो है ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी x थी। ठीक है, अब अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं, एट पोजीशन P1 पोजीशन पे क्या हुआ है, u की वैल्यू तो हो गई है माइनस एक्स, और v की वैल्यू क्या हो गई, इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ये है और इमेज यहां बन रही है, इमेज बन रही है 30 प्लस एक्स, वो भी प्लस की क्योंकि इमेज राइट में जा रही है, साइन कन्वेंशन भी साथ साथ कर दिया मैंने, और मैग्निफिकेशन दे रखा है 2.5, यानी इमेज जो बन रही है 2.5 गुनी बड़ी बन रही है। मैग्निफिकेशन 2.5 का मतलब, इसे किस साइन का लू बताओ जल्दी, नेगेटिव साइन का। क्यों, क्योंकि जो इमेज स्क्रीन पे बनती है वो कैसी होती है, रियल, और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव बता रखा है कि रियल इमेज हमेशा नेगेटिव मैग्निफिकेशन की होगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाई यू, लेंस के लिए प्लस का ही चलता है फॉर्मूला, v की वैल्यू रख दे 30 प्लस एक्स और u की वैल्यू रख दे माइनस एक्स, माइनस 2.5, माइनस से माइनस हट जाएगा, एक्स उधर भेज दो, 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2.5x, एक्स भी उधर भेज दो, 1.5x बचेगा, x कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, यानी इनिशियली ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। अब u हो गया मतलब -20, v हो गया +50, क्या हम f नहीं निकाल सकते, जब मेरे पे u और v आ गए तो 1/f का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, v कितना 50, u कितना 20, ये आ गई वैल्यू, लगभग 14.28 सेंटीमीटर, तो 14.28 सेंटीमीटर इस लेंस की फोकल लेंथ। क्लियर हुई बात, ऐसा सा सेम क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल सेम भी नहीं, पर ये जो इंटरचेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन 19 या 20 क्वेश्चन है, उसमें देख लेना एक बार बुक में, नई वाली बुक में, वो करना, वो ऐसा सही है बिल्कुल सेम। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद अब की नई बुक में 30-31 क्वेश्चन बचे हैं, तो चैप्टर में एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाओगे तो लगभग 50 छू जाएंगे, वहां भी 50 के करीब मैंने नोट्स में दे दी, तो इस चैप्टर में तुम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो, तो एनसीईआरटी के धीरे धीरे करते रहो साथ साथ, जो जो टॉपिक पढ़ लिए, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, क्रिटिकल एंगल, जिन जिन टॉपिक के तुम पढ़ चुके हो उनके क्वेश्चन साथ साथ कर लो तो इजी रहेगा, नहीं तो बाद में एक साथ इतने सारे क्वेश्चन करने भारी पड़ जाएंगे। लिखो इसे, बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे करना है, दो लेंस रखे हैं, दोनों लेंस के बीच की दूरी दी है, फ्रॉम द रे डायग्राम शोन बिलो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ पूछिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें u दिया है पहले वाले लेंस के लिए, हमें पहले लेंस के लिए क्या दिया है f, क्या हम v1 निकाल लें, और v1 भी डायग्राम में बना दिया, यहां आ रहा है, बस तुम्हें निकालना है कि डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस है कितनी वो, और u1 आ गया, f1 आ गया, v1 आ गया, v1 में से 10 घटा दो, भाई ये पीछे बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं आ सकता भाई समझ में कैसे भी, तीनों यार देख लो, तभी तो घर जाके कर पाओगे, अब तुम यहां समझ के नहीं जा रहे, घर जाके तुमसे होने का निकल आके फिर बैठ जिए, u दिया है, f दिया, पहले निकलेगी v1, v1 आने के बाद 10 घटा देना, क्या आ जाएगा, पहले लेंस की इमेज दूसरे लेंस के लिए कैसा काम करती है, ऑब्जेक्ट का, कभी भी पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये दूसरे लेंस के लिए कैसी रे हैं, इंसिडेंट,
तो यहां पे जहां ये काट देगी वहां ऑब्जेक्ट बनेगा, तो U2 निकल गया। क्या ये लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो रही है? आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल। पैरेलल का मतलब V2 क्या दे रखा है मुझे, तो क्या मेरे पे U2 और V2 जब आ जाएंगे तो मैं F2 निकाल दूंगा, F2 ही निकालना है बस। कुछ दिक्कत? ये आगे के क्वेश्चन भी ट्राई करना। एक क्वेश्चन ये है, ये 3 लेंस वाला है, U1 दे दिया, F1 दे दिया, पहले V1 निकाल देना, उसमें से 10 घटा के 5 घटा के, यहां मान लो यहां बन रही है इमेज पहली, यही दूसरे का ऑब्जेक्ट होगी, तो 5 घटाती क्या आ जाएगा? U2। U2 है F2 है, V2 निकाल दो। फिर V2 देखना इधर या इधर जिधर भी बनती है उस हिसाब से जोड़ के या घटा के U3 निकाल देना। U3 F3 है, V3 निकाल देना। यहाँ फाइनल इमेज पूछिए कि फाइनल इमेज कहां बनेगी, तो तीनों लेंस से रिफ्रैक्शन करवाना, वो इससे लास्ट वाले से देके छोड़ देना। क्लियर? ट्राई करना, नहीं होते तो कल देखेंगे। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट is situated at 20 centimeter on the left of a convex lens of focal length 10 centimeter. Another convex lens of focal length 12.5 centimeter is placed at a distance of 30 centimeter on the right of the first lens. हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कोई दूसरा कॉन्वेक्स लेंस जो इसे 30 सेंटीमीटर राइट में रखा है, उसकी फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के लेफ्ट में रखा पहले लेंस की, ऑब्जेक्ट रखा है यहां, ये दूरी है 30 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज की पोजीशन और मैग्निफिकेशन बतानी। तो पहले पहले लेंस की बात करें। फर्स्ट लेंस के लिए U हो गया -20, F हो गया +10, तो V निकल जाएगा क्या? F 10 है, V निकालना है, U -20 है, तो प्लस हो गया, इसे इधर ले आओ, इधर आ गया फिर माइनस, 10 और 20 का एलसीएम 20, 2 - 1, V की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। आती भी क्योंकि जब F 10 है तो ये ऑब्जेक्ट 2F पे नहीं रखा 20 सेंटीमीटर का मतलब, 2F पे रखा तो इमेज भी कहाँ बनती 2F पे, तो इधर ऐसे इमेज बन गई होगी इसकी कि इससे लाइट रेज गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर पे डाली वो ऑप्टिकल सेंटर पे चली गई और यहाँ कहीं इमेज बना दी। कितनी दूर? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे लेंस की बात करें अगर, फॉर सेकंड लेंस, उसके लिए U क्या है? यही ऑब्जेक्ट है जो इमेज बनी है, ये दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो उसके लिए U कितना है? -10, 30 में से 20 घटा दो। F दे रखी है 12.5, V निकाल दो, 1/F = 1/V - 1/U, तो F हो गया 12.5, V निकालना है, U हो गया -10, ये प्लस इधर आ जाएगा, फिर माइनस का हो गया, फिर से 125 और 10 का एलसीएम हो गया 250, 20 - 25, तो V की वैल्यू आ गई 250/- 5, यानी माइनस का 25 सेंटीमीटर इमेज। क्या 20 - 25 को -5 लिख दिया, 250 ऊपर हो गया। अच्छा कितना आएगा? माइनस का 50 सेंटीमीटर, तो V कितना आ गया? -50। कोई प्रॉब्लम? V निकल गया। एक तो ये पूछ रहा था फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, -50 का मतलब इस लेंस से उधर जा रही है इमेज। कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट गई पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो इधर तो कहीं कट नहीं रही, यहाँ कहीं बढ़ाने पे इधर पीछे ऐसे इसी पे ही आ रही होगी, यहीं आ रही होगी इमेज, क्योंकि 30
और 20-50। कैसी इमेज बन रही है अगर कोई नेचर पूछता हमसे तो वैसे रियल इन्वर्टेड है इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इस ऑब्जेक्ट के लिए कैसी इमेज बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी। और टोटल मैग्निफिकेशन, तो जब दो लेंस काम करते हैं तो दोनों लेंस का टोटल मैग्निफिकेशन इनकी प्रोडक्ट करके हम निकालेंगे m1 इंटू m2। तो मुझे दोनों का मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। पहले का मैग्निफिकेशन v बाई यू, v1 बाई u1, ये u1 था, ये जो निकल के आया था ये v1 था। दूसरे लेंस का निकालेंगे v2 बाई u2, v1 हो गया 20 और u1 -20, v2 -50, u2 -10, तो -5 आ गया। फाइनल मैग्निफिकेशन -5। तो कहूंगा फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनी है और 5 गुनी बड़ी बनी इसकी। तो यही बात समझ। देखो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन। क्या होता है डिस्पर्जन? मैं एक प्रिज्म लूं और इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराऊं, ठीक है, लाइट रिफ्रैक्ट होगी और जो इमर्ज होगी तो ये 7 कलर्स में क्या है, डिस्पर्स, मतलब 7 कलर में डिस्पर्जन हो जाएगा इसका। एक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स। व्हाइट लाइट का इसके 7 कलर्स में टूटना क्या कहला रहा है, डिस्पर्जन। ठीक है, तो ये मान लो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, और ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से जाने के बाद 7 कलर्स विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर में क्या हो गए, ब्रेक। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टेंट 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ठीक, मैं एक प्रिज्म आगे अगर उल्टा रख दूं तो मैं इन 7 कलर को वापस जोड़ भी सकता हूं, वापस से एक व्हाइट लाइट फॉर्म कर सकते हैं एक दूसरे प्रिज्म की मदद से। दोबारा से इसके पैरेलल रखना होगा, इस वाले फेस के पैरेलल आना चाहिए दूसरा फेस। तो वापस इसे क्या भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, 7 के 7 कलर वापस से व्हाइट लाइट बना। रेनबो फॉर्मेशन का भी यही रीजन है कि जो रेन ड्रॉप होती है, रेन ड्रॉप के थ्रू सनलाइट क्या है, व्हाइट लाइट, और वो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट जाती है और उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन कर देती है। इसके अंदर याद रखना ये जो डेविएशन है, ये इंसिडेंट रे है ना, ओरिजिनल पाथ, तो जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा किसका हुआ है, वॉयलेट का। सबसे ज्यादा डेविएट होने वाली लाइट कौन सी है, वॉयलेट, और सबसे कम डेविएट होने वाली लाइट कौन सी है, रेड। ठीक है, ये जो ओरिजिनल पाथ था, इस पाथ से सबसे ज्यादा कौन भटका, वॉयलेट, सबसे कम कौन डेविएट हुआ, कौन भटका, रेड। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन रेड का सबसे कम है, उसके बाद ऑरेंज का, उससे ज्यादा येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑरेंज की, उससे कम येलो, उससे कम वेवलेंथ ग्रीन की, उससे कम ब्लू की, उससे कम इंडिगो की, और सबसे कम वेवलेंथ हो गई येलो की। तो वेवलेंथ का ऑर्डर है, क्लियर। और
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा, देखना ऑर्डर एक बार। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है सबसे, वॉयलेट का सबसे ज्यादा है ना। उसके बाद इंडिगो, ग्रीन, नहीं ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज्यादा रेड का, सबसे कम रेड का। ऐसे समझो c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा है, या v इक्वल्स टू मैं लिखूं न्यू लैम्डा, वेलोसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल है। जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर रेड की सबसे ज्यादा हुई तो वेलोसिटी भी रेड की क्या है, सबसे ज्यादा। और अगर रेड की वेलोसिटी ज्यादा हुई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आना चाहिए, n इज इक्वल्स टू c बाय v से। अगर रेड कलर के लिए वेलोसिटी ज्यादा है तो रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए सबसे कम आया क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा डेविएट होने वाली लाइट है उसका और सबसे कम डेविएट होने वाली लाइट का डेविएशन का डिफरेंस, वो एंगुलर डिस्पर्जन कहलाएगा। एंगुलर डिस्पर्जन इज द डिफरेंस ऑफ द लीस्ट मैक्सिमम डेविएशन एंड लीस्ट डेविएशन लाइट, ठीक है। तो वॉयलेट और रेड के एंगल ऑफ डेविएशन के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। जो एक्सट्रीम कलर्स हैं, एक्सट्रीम यानी जो बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, एक तो वॉयलेट एक्सट्रीम पे आ रहा है और एक एक्सट्रीम पे रेड आ रहा है, एक कोने पे वॉयलेट है एक कोने पे रेड है, तो इनके इस डेविएशन के डिफरेंस को, यानी ये जो एंगल बना इनका डिफरेंस, ये वाला, ये कहलाएगा थीटा, एंगुलर डिस्पर्जन। यानी ये बताता है कि भाई लाइट जो डिस्पर्स हुई है, 7 कलर में टूटी है, वो कितने एंगल में डिस्पर्स हुई है, क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा। तो एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट का, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था थिन प्रिज्म के लिए, एंगल ए एनवी माइनस 1 अपॉन में रेयर मीडियम था, अपॉन में तो बाहर 1 ही है यार। और रेड का निकालेंगे तो एंगल ए एन आर माइनस 1, एंगल ए कॉमन ले लो, एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1, तो ये कट गया। एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला एंगल ए एन वी माइनस एन आर। वॉयलेट और रेड के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस इनटू एंगल ए, वो प्रिज्म पे डिपेंड करेगा एंगल ए, तो ये कहलाएगा एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा। नेक्स्ट एक टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या है, ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन को मीन डेविएटेड लाइट से डिवाइड कर दो। अब मीन डेविएटेड लाइट में येलो को कह रहा हूं, एक बार ध्यान से देखो, येलो बीच में पड़ रही है, ये क्या है, मीन डेविएटेड लाइट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बीच में नहीं, क्योंकि इसके ऊपर 2 लाइट है और नीचे 4, ऊपर 2 कलर के लाइट्स आ रही है और नीचे 4 कलर की, यानी कि बीच में हिसाब से ग्रीन बैठना चाहिए। ग्रीन रखोगे तो 3 ऊपर 3 नीचे। लेकिन होता क्या है कि जो तुम बैंड देखोगे ना पूरा, उसकी चौड़ाई है, अगर उसका ठीक सेंटर लूं तो सेंटर पे येलो पड़ेगा। ये वॉयलेट और इंडिगो थोड़े कम विड्थ के रहेंगे, मतलब जो विबग्योर कलर आएगा 7 कलर, उनमें वॉयलेट इंडिगो की जो अमाउंट है वो काफी कम रहती है, बाकी सारे सुफिशिएंट अमाउंट में है, वॉयलेट इंडिगो ज्यादा ही कम है। तो ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा कम हो गया, तो ब्लू ग्रीन और ऑरेंज रेड, बीच में पड़ेगा मेन येलो, ठीक है। तो सेंटर में पूरे जितना भी ये 7 कलर आ रहे हैं, इनके सेंटर में हमेशा क्या पड़ता है, येलो कलर। कोई डाउट। तो हम डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए एंगुलर डिस्पर्जन को मीन डेविएटेड लाइट के डेविएशन से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्पर्सिव पावर आ जाएगी। थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ा था, एंगल ए एनवी माइनस एन आर, और अगर मैं डेल्टा का निकालूं तो एंगल ए एन वाई माइनस 1, ये कैंसिल, ओमेगा आ गया एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1, ये ओमेगा। बोलो कोई परेशानी।
डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए या तो हमें थीटा और डेल्टा दे दे वाई का, या फिर तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल फॉर रेड वायलेट येलो लाइट आर, तीनों का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, वायलेट का 1.62 और येलो का 1.59। तो तीनों का क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पूछ रहे हैं डिस्पर्सिव पावर बताओ, स्पेलिंग गलत होगी, डिस्पर्सिव पावर ठीक कर लेना। तो डिस्पर्सिव पावर कैसे निकालोगे, एनवी माइनस एनआर अपॉन एनवाई माइनस 1। एनवी कितना है 1.62 माइनस 1.52 बाय 1.59 माइनस 1, ये आ गया 0.1, 0.10 लिख लो। 1.59 से 1 घटाओगे 0.59, तो 10 डिवाइडेड बाय 59 इतना आ गया। कितना बनेगा, 10 डिवाइडेड बाय 59, 0.169, कितनी आ गई वैल्यू, 0.1694। नेक्स्ट पूछा है, अगर जो मीन डेविएशन है वो 40 डिग्री है, यानी येलो लाइट का जो डेविएशन है वो कितना दे रखा है, 40 डिग्री, देन व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल। तो एंगुलर डिस्पर्जन और पूछ रहे हैं, तो एंगल ओमेगा का फॉर्मूला थीटा अपॉन डेल्टा वाई, ओमेगा हम निकाल चुके 0.1694, थीटा निकलवा रहे हैं एंगुलर डिस्पर्जन, और डेल्टा दिया है 40, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 में इंटू कर दो इसकी, इंटू 40, ये आ गया 6.77 डिग्री एंगुलर डिस्पर्जन। बताओ कोई परेशानी हो तो इसमें, देखो बहुत ध्यान से नोट कर लो। देखो रेलिक्स लॉ क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की पावर 4 के, ठीक है, यानी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी स्कैटरिंग उतनी कम। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का मीडियम के पार्टिकल के द्वारा फैलना, स्कैटर होना, ठीक है। तो ब्लू कलर मतलब सबसे कम देखेंगे तो वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, उसके बाद वेवलेंथ इंडिगो, फिर ब्लू, और ऐसे ही लास्ट तक रेड तक जाएगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने का मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, यानी जो फैलने की इंटेंसिटी है वो सबसे कम है रेड की। रेड कलर सबसे कम फैलता है, यानी सबसे दूर तक वो दिखाई देगा। रेड कलर को इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, डेंजर साइन जहां भी लगना वहां रेड कलर यूज कर रहे हैं। मान लो ब्रेक लाइट है बाइक की, तो ब्रेक लगा तो पीछे वाले गाड़ी वाले को दूर से दिख जाना चाहिए, ब्रेक लग गया, तो इसलिए क्या यूज करा, रेड कलर। रेड लाइट पे, ट्रैफिक लाइट में दूर से दिख जाना चाहिए, यहाँ भी रेड लाइट हो गई तो रुकना है, स्पीड स्लो कर लें, वहां पे रेड लाइट का यूज करा। मोस्टली किसी व्हीकल से अगर मान लो जैसे ट्रक वगैरह जाते हैं, इनमें सरिया वगैरह पीछे तक लंबी निकली हुई रहती है, तो उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बांध देंगे, ठीक, क्योंकि ट्रक के लाइट के आइडिया से आदमी गाड़ी चला रहा होगा पीछे वाला कि भैया ट्रक के हिसाब से ब्रेक मारने है, जबकि पीछे क्या निकल रही है, सरिया निकल रही है, उस पर लाल कपड़ा बांध देगा तो वो दिख जाएगा। या कुछ भी ऐसा सामान जो ट्रक से पीछे तक निकल रहा है उस पर रेड कलर का है तो पेंट या कोई कपड़ा या स्टिकर वगैरह कुछ आते हैं तो वो चिपका दिए जाते हैं। क्लियर है बात। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से वो सबसे कम फैलता है, और कम फैलने का मतलब कि वो दूर तक दिखाई देने वाला है, दूर तक वो लाइट पहुंचने वाली। और वायलेट इंडिगो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, फैलने की इंटेंसिटी इनकी ज्यादा है लेकिन इनकी अमाउंट कम। ब्लू वाला जो कलर होता है इसकी इंटेंसिटी फैलने की ठीक है और अमाउंट भी, तो ये ब्लू कलर की इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होने के कारण ये ब्लू कलर सारे स्काई में सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। तो जैसे व्हाइट लाइट आई, ब्लू कलर से ज्यादा स्कैटर हुआ, तो इसलिए जो स्काई है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू। तो स्काई के ब्लू अपीयर होने का कारण है कि ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है वो कम वेवलेंथ, ज्यादा स्कैटरिंग। ज्यादा स्कैटरिंग तो चारों तरफ नीला ही नीला रंग चमकेगा आसमान में, ठीक है। और भी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सुबह और शाम के टाइम पे सूरज हमें कैसा चमकता है, रेड, ठीक है। सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश कलर का अपीयर होता है, जबकि दिन में वो पीला या फिर सफेद हम कह सकते हैं विजिबल हो रहा है। कारण क्या हुआ,
कि मेरे पास मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये सन। अब सन की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। सन अगर अर्थ से कुछ दूरी पे है, इस टाइम भी उसी दूरी पे, शाम को भी उसी दूरी पे रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लाइट ट्रेवल करने वाली है, अगर हम यहां खड़े हैं, यहां खड़े होकर सन को देख रहे हैं, तो दिन के वक्त तो लाइट को बस एटमॉस्फेयर में इतना ही ट्रेवल करना पड़ा हम तक लाइट पहुंचाने के लिए, जबकि सुबह या शाम के टाइम लाइट को एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि लाइट सन कहाँ जाता है उस टाइम, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो वैसे ट्रेवल करेगा मीडियम, तो यहाँ एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल बाकी सारे कलर को क्या कर देते हैं, स्कैटर। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, वो जल्दी से स्कैटर नहीं होता, तो वो हमें कैसा चमक रहा है, सूरज लाल चमक रहा है। कभी अगर रेड कलर भी स्कैटर हो जाता तो कभी कभी तुमने देखा होगा कि शाम के टाइम पूरा आसमान भी लाल लाल से चमकने लगता है, तो तब है जब रेड कलर भी बाई चांस स्कैटर हो गया, लेकिन वो जनरली होता नहीं है। सुबह शाम के टाइम में सूरज ही लाल चमकता है, दिन के टाइम ऐसा नहीं हो रहा। दिन के टाइम सूरज को देखोगे तो, क्योंकि मोस्टली लाइट सन से हम तक पहुंच ही पा रही है, तो वो कैसा चमक रहा है, व्हाइट। या अगर मैं कहूं कि ब्लू स्कैटर हो गई, तो वो कैसे चमक रहा, कुछ येलो, क्योंकि ब्लू के बाद क्या बचता, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, तो येलो ऑरेंज रेड वाला पोर्शन ज्यादा है, तो उसका कुछ येलो सा कलर दिन में हमें चमक रहा होगा, लेकिन शाम के और सुबह के टाइम वो रेड चमकता है। कारण है कि सनलाइट को एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, इनके लिए मैं श्योर नहीं हूं कि सीबीएसई के अब सिलेबस में लेटेस्ट में आएंगे या नहीं, तो इसने बहुत ज्यादा डिटेल में इसे नहीं भी लिखवा रहा, अलग से दिया हुआ नहीं है टॉपिक ये बिल्कुल भी। ऐसे कुछ क्वेश्चन ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टॉपिक दिया। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर की वजह से लाइट का हम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो स्टार्स की ट्विंकलिंग का कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। हमें अर्थ पे स्टार जो है उससे लाइट आ रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर है, तो अर्थ तक पहुंचते पहुंचते वो लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो कभी वो डायरेक्शन हमारी तरफ चेंज होगी तो हमें चमक जाता है, हमसे दूसरी तरफ रिफ्रैक्ट होगी तो हमें नहीं चमकता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो उसकी इंटेंसिटी जो है स्टार की, वैसे कभी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी कम, इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी कम, तो कैसा चमक रहा है, ट्विंकलिंग करता हुआ चमकता है, टिमटिमाता हुआ चमकता हुआ तारा, ठीक है। लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। क्यों नहीं करते प्लैनेट ट्विंकल, क्योंकि प्लैनेट हमारे बहुत पास है, तो प्लैनेट हमें बड़े चमकते हैं। स्टार क्या था, बहुत दूर। ऐसे अगर साइज कंपेयर करोगे तो स्टार का साइज बड़ा है, लेकिन स्टार दूर होने की वजह से हमें छोटा चमक रहा है और प्लैनेट पास होने की वजह से हमें बड़ा। तो प्लैनेट को मैं कहूंगा एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट वो काम करता है, कि प्लैनेट को बहुत सारे पॉइंटों से लाइट आ रही है, कुछ लाइट हमारी तरफ रिफ्रैक्ट हुई और नहीं हुई, हर केस में प्लैनेट मुझे चमकेगा ही चमकेगा, क्योंकि कुछ पॉइंट तो ऐसे होंगे जिनसे लाइट हम तक पहुंच ही रही होगी रिफ्रैक्शन होने के बाद भी। तो प्लैनेट लगातार चमकता रहता है और ट्विंकल नहीं करता, जबकि स्टार क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। इसमें भी एक कंडीशन है कि जो बिल्कुल ओवरहेड स्टार है, जो बिल्कुल सिर के ऊपर है, वो ट्विंकलिंग नहीं करता, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो पड़ रहा होगा वो ट्विंकलिंग करेगा, क्योंकि यहां से जो लाइट आएगी वो बिल्कुल कैसी आएगी, नॉर्मल। और हमने पढ़ा था कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट कैसी जा रही है नॉर्मली, तो उसका रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पे काम नहीं करने का। लेकिन जो स्टार हमारे बिल्कुल हेड पे नहीं पड़ रहे ऊपर, थोड़ा सा साइड में इधर इधर है, तो वो ट्विंकलिंग करते हुए चमक जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी यही है, ओनली द स्टार्स नियर द होरिजन ट्विंकल व्हाइल दोज ओवरहेड डू नॉट ट्विंकल। तो क्या लिखोगे कि जो ओवरहेड स्टार है वहां से जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्ट नहीं हो रही। नेक्स्ट, अब ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं हेल्प बुक के अंदर दे रखे हैं सिलेबस के, मेरे हिसाब से तो ये टॉपिक में नहीं बैठते, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो, आएगा तो बना के लिखाना, नहीं तो कोई बात नहीं। पीपल यूजुअली प्रिफर लाइट कलर ड्रेस ड्यूरिंग समर। गर्मियों के समय में लोग कैसी ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, हल्के कलर की, व्हाइट कलर हुआ, थोड़ा पिंक कलर हुआ, ठीक है, लाइट कलर, कोशिश येलो लाइट में हो गया। लेकिन सर्दियों के समय डार्क कलर की ड्रेसेस, कारण क्या है,
क्योंकि हल्का रंग कम लाइट एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू डार्क। डार्क कलर क्या है, लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, तो उसमें गर्मी ज्यादा लगेगी। अगर गर्मी में कोई ब्लैक पहन के बैठा है तो उसे गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक है। हाउ वुड अ ब्लू ऑब्जेक्ट अपीयर्स अंडर सोडियम लैंप लाइट? तो सोडियम लैंप लाइट जो येलो कलर देती है, ब्लू ऑब्जेक्ट वो येलो कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और वो ऑब्जेक्ट ब्लैक चमकेगा, डार्क चमकेगा। मतलब ब्लू ऑब्जेक्ट कैसे चमकेगा, डार्क। नेक्स्ट, व्हाट डज अ वेल्डर प्रोटेक्ट अगेंस्ट व्हेन ही वियर अ मास्क? तो वेल्डर किस चीज से प्रोटेक्ट करता है अपने आप को? यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट राइज जो निकलती है वेल्डिंग करते हो तो उससे। एक्सप्लेन व्हाई द स्काई इज ब्लू एंड सन अपीयर्स रेड? तो स्काई ब्लू होने का कारण, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग बढ़ गई, सारे आसमान में नीला रंग फैल गया। और रेड चमकने का कारण सन का, क्योंकि सनराइज सनसेट के वक्त उसे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा मीडियम में, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ तो ज्यादा है ही रेड कलर की, तो रेड कलर ही हम तक पहुंचता, बाकी सब स्कैटर हो जाते हैं। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून? सरफेस ऑफ मून पे ना तो सनराइज सनसेट दिखता, आसमान भी अंधेरे वाला है और रेनबो भी फॉर्म नहीं होते। इन तीनों ही चीजों का कारण है कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। अब जब एटमॉस्फेयर नहीं है, लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, ना रेनबो फॉर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी नहीं है एटमॉस्फेयर में, स्काई भी डार्क चमकेगा, एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की, और सनराइज सनसेट भी वहां पे क्लियर विजिबल नहीं होते।